वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। फ्रेंड्स, जो सीरीज़ हमने शुरू की थी कलाम सीरीज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 9th एंट्रेंस के लिए, जिसमें पहले साइंस पोर्शन स्टार्ट किया है और इसके ऑलरेडी 6 चैप्टर हो चुके हैं। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 7 को, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हम देखेंगे कंजर्वेशन के बारे में, प्लांट्स के और एनिमल्स के कंजर्वेशन के बारे में। पहले हम जानेंगे कि कंजर्वेशन की ज़रूरत है क्यों, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। इससे पहले अगर आपने इस सीरीज़ के बाकी चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, बाकी वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप जाके बेल आइकन से देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो का लिंक उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाने की कोशिश करें जो स्टूडेंट्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 9th एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं। और अगर इन फ्यूचर आप AMU के किसी और एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तब भी हमारे चैनल एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर पहेली बूझो अपना प्रोफेसर अहमद के एंड टिबू के साथ, यहाँ पर ये पहले बता रहे हैं कि जो पहेली बूझो हैं वो देखना चाह रही हैं एक जंगल को, फॉरेस्ट को, अपने प्रोफेसर अहमद और प्रोफेसर टिबू के साथ। और जब वो जाती हैं अपने क्लासमेट्स के साथ, तो वो बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करना चाहती हैं, यानी जो जो उन्हें रास्ते में दिखता है उसके बारे में पूछती हैं। जहाँ जहाँ पर वो जाती हैं, जिन जिन नेशनल पार्क्स में जाती हैं, जिस जिस बायोस्फीयर रिजर्व्स में जाती हैं, उनकी हिस्ट्री पूछने की कोशिश करती हैं, उनका एम जानने की कोशिश करती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों बने, और ऐसा करने की ज़रूरत क्या है, या फिर उनके ना होने की वजह पूछ सकते हैं कि अगर ये ना होगा तब हमें क्या नुकसान या फ़ायदा होगा। यानी पूरा एक्सपीरियंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये लोग जा रहे थे भरतपुर सेंचुरी, और यहाँ पर देखने वाले हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, और उनका किस तरह मैनेजमेंट है यहाँ को। और इसके अलावा कुछ और जो नाम उन्होंने सुने हैं वो हैं काजीरंगा नेशनल पार्क एंड ये है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो इसके अलावा दिए हैं। अब ये पहला क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग दीज नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये कह रहे हैं कि ज़रूरत ही क्या है हमें कि हम बना रहे हैं नेशनल पार्क्स भी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी और बायोस्फीयर रिजर्व्स भी। तो इन सब की अगर असल वजह देखी जाए कि हमें क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, वो है डेफोरेस्टेशन। तो अभी हम पहले जानेंगे कि डेफोरेस्टेशन क्या है, फिर देखेंगे इसके कॉजेज़ क्या हैं, फिर हमें उससे पता लगेगा कि आखिर में हमने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाए। तो डेफोरेस्टेशन क्या होता है? डेफोरेस्टेशन मतलब होता है प्लांट्स को काटना। यहाँ पर पहले कह रहे हैं अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ एंड दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ द मैनकाइंड। यानी प्लांट और एनिमल की बहुत ज़्यादा वैरायटी अर्थ पर रहती हैं और उनका ठीक ठाक होना ज़रूरी है मैनकाइंड के लिए। लेकिन इन सबको जो नुकसान है वो डेफोरेस्टेशन से बहुत ज़्यादा है। डेफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? द डेफोरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग द फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। यानी प्लांट को कट कर देना उनके नेचुरल हैबिटेट से और उस ज़मीन का यूज़ कर लेना किसी और काम के लिए, जैसे प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी ज़मीन को खाली कर देना, काट देना वहाँ से प्लांट्स कल्टीवेशन करने के लिए, या फिर नए हाउसेज और फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए ज़मीन में से फॉरेस्ट को काट देना किसी एरिया से, या फिर फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी से प्लांट्स को काट देना। तो ये सब वेज हो सकते हैं जिनके लिए कोई डेफोरेस्टेशन करेगा। डेफोरेस्टेशन मतलब प्लांट्स का काटना। वो किस लिए किया जा सकता है? कल्टीवेशन के लिए, ताकि हम खेती बाड़ी कर सकें, या फिर हाउस या बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए, या फिर लकड़ी पाने के लिए। मान लीजिए लकड़ी से हमें कुछ काम है, फर्नीचर बनाना है, पेपर बनाना है, तो इन सब के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब के लिए भी डेफोरेस्टेशन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि डेफोरेस्टेशन के एक्चुअल कॉजेज़ क्या क्या हैं। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, डेफोरेस्टेशन नेचुरली भी हो जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट फायर कभी कभी या फिर सूखा पड़ने की वजह से भी डेफोरेस्टेशन हो सकता है।
लेकिन मेजॉरिटी में केसेस में जो देखा जाता है वो डेफोरेस्टेशन ह्यूमन कॉजेज़ की वजह से होता है, यानी हम ही कहीं ना कहीं उसको काटने में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस, यानी इसके क्या क्या नुकसान हैं या फ़ायदे हैं। ऑब्वियसली नुकसान ही है डेफोरेस्टेशन के। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफोरेस्टेशन आर द डेफोरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। तो पहला जो कॉज है डेफोरेस्टेशन का वो यही है कि डेफोरेस्टेशन जो टेम्परेचर बढ़ा देता है और पोल्यूशन लेवल इंक्रीज कर देता है। आप कहेंगे कि टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है प्लांट्स के काटने से, या फिर पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है प्लांट्स के काटने से, तो अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ने की बात अगर की जाए कि टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, तो जैसे आप जानते होंगे प्लांट्स जिनका काम होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, इसके अंदर क्या करते हैं, ये CO2 गैस को लेते हैं अपने अंदर और CO2 से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो वो ज़्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे और ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। और आप जानते हैं CO2 क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी उससे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बढ़ता है। अगर ज़्यादा CO2 होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने से टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन अगर प्लांट्स कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरी बात आती है पोल्यूशन की, कि पोल्यूशन किस तरह प्लांट से कंट्रोल है। तो हम जानते हैं कि अब जैसे मान लीजिए किसी एरिया में प्लांट्स लगे हुए थे, अब प्लांट्स कटे वहाँ पर और उसकी जगह पर कोई फैक्ट्रीज लग गई, तो पहला केस ये हो सकता है कि वो फैक्ट्री भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन में इन्वॉल्व होगी। और बाकी के कॉजेज़ भी होते हैं पोल्यूशन के जो प्लांट्स के डेफोरेस्टेशन से आ जाते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट है इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। हम देख चुके हैं कि प्लांट्स के कट जाने से क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है। और बढ़ता क्यों है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ता है। और ग्राउंड का वाटर लेवल भी कम हो जाता है। अब ग्राउंड का वाटर लेवल से प्लांट्स का क्या लेना देना है, ग्राउंड के वाटर लेवल से ये लेना देना है प्लांट्स का कि जैसे ही मान लीजिए आपने किसी एरिया से प्लांट्स कट कर दिए, अब जैसे ही प्लांट कट करेंगे तो वहाँ की जो वाटर साइकिल है जो पहले से हो रही थी, पानी का उड़ना भाप बनकर, फिर उसका बारिश की फॉर्म में गिरना, फिर नीचे तक उसका एब्जॉर्ब किया जाना सॉइल तक, और फिर वो नीचे तक जाना समुद्र तल तक, वो सब क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और उस डिस्टर्बेंस की वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी भी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाती है। रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल ऑल्सो भी डिक्रीज। यानी डेफोरेस्टेशन के कितने कॉजेज आप देख चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, और इसके अलावा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ेगा, ग्राउंड का वाटर लेवल कम हो जाएगा, रेनफॉल सही से नहीं होगी, फर्टिलिटी सॉइल की डिक्रीज कर जाएगी, एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, यानी जो प्राकृतिक घटनाएं होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जैसे फ्लड आना शुरू हो जाएंगे, ड्रॉट आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये दोनों चीज़ें अपोजिट हैं। फ्लड्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पानी आ जाना, और ड्रॉट का मतलब सूखा। तो एक ही प्लांट्स के कट कर देने से, यानी डिफोरेस्टेशन से, दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं। यानी एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पानी बहुत ज़्यादा आएगा फ्लड्स की फॉर्म में, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ड्रॉट सूखा पड़ जाएगा, ऐसा क्यों। तो देखो फ्लड्स तो इसलिए आएगा क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा क्यों, क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जैसे ही ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ग्लेशियल आइस होगी, यानी जैसे हम जानते हैं जो हमारे पानी का एक बड़ा पोर्शन है वो बर्फ़ की फॉर्म में जमा हुआ है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वो पिघलना शुरू हो जाएगी। उसके पिघलने से जो समुद्र के अंदर का पानी है वो बढ़ेगा, तो उसके जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर फ्लड्स आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा पड़ता है कि सूखा क्यों पड़ेगा। सूखा इसलिए पड़ेगा क्योंकि जैसे ही प्लांट्स का किसी कंसंट्रेशन किसी एरिया से कम होता है या फिर डेफोरेस्टेशन करते हैं हम, तो उससे क्या होता है कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और रेनफॉल कम होने की वजह से सूखा पड़ जाता है। अब यहाँ पर वही बता रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने जाना होगा, फ्यूअर ट्रीज वुड मीन्स दैट देयर विल बी लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। वही जो हम देख चुके हैं कि जैसे कि अगर किसी एरिया में क्या फोटोसिंथेसिस की वजह से जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब फोटोसिंथेसिस कम होगी क्योंकि प्लांट्स ही कम होंगे तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो जाएगी, वही जो हम देख चुके हैं। और इसी की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा अर्थ पर, और जिससे वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी और रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगी। रेनफॉल डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, सूखा पड़ेगा।
नेक्स्ट है डेफोरेस्टेशन का अगला कोज, उससे क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन भी होता है, यानी जो नॉर्मल कल्टिवेटिव लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। एंड द डेफोरेस्टेशन इज द मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टीज। अब अगला कॉज जो इसका है डेफोरेस्टेशन का वो है ये कि ये सॉइल की प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर देता है, यानी जिस तरह की सॉइल थी अगर उस एरिया से प्लांट्स को काट दिया जाए तो सॉइल की प्रॉपर्टीज भी बदल जाएगी। एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। और किसी भी एरिया के अंदर जो सॉइल की प्रॉपर्टीज हैं वो प्लांटेशन से और वेजिटेशन से चेंज की जा सकती हैं। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। अगर किसी एरिया में कम प्लांट्स हैं तो उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। एंड द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रोकी लेयर एंड दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। अब इसका जो मेन कोज है, यानी हम कह रहे हैं कि सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज कर जाएगी या फिर सॉइल का जो टेक्सचर है वो बदल जाएगा या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। और ऐसा होगा क्यों? ऐसा इसलिए होगा कि अगर किसी एरिया में कम प्लांट होंगे तो सॉइल इरोजन होगा। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो टॉप लेयर है सॉइल की, जो उसकी जड़ों से मिली हुई थी, प्लांट्स की जड़ों से रुकी हुई थी, अब जैसे ही प्लांट्स नहीं रहेंगे तो वो क्या होगा, उखड़ना शुरू हो जाएगी ऊपर की लेयर जो जमी हुई थी उसकी जड़ों की वजह से। अब वो एक्सपोज हो जाएगी और नीचे वाली हार्ड रॉकी लेयर आ जाएगी जिसमें कम ह्यूमस होगा, कम फर्टाइल होगी। इसी को कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन। जब ह्यूमस सॉइल के अंदर कम हो जाएगा, जब प्लांट्स की जड़ें नहीं रहेंगी तो ह्यूमस रुकेगा कहाँ से? नेक्स्ट है डेफोरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब जैसे ही ह्यूमस कम हो गया है सॉइल के अंदर से, तो ह्यूमस कम होने की वजह से जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। तो कितने सारे कॉज एक दूसरे से रिलेटेड हैं जो डेफोरेस्टेशन की वजह से आ रहे हैं। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, जो वाटर साइकिल है वो डिक्रीज हो जाएगी, फ्लड्स आना शुरू हो जाएंगे, डेजर्टिफिकेशन होना सॉइल शुरू हो जाएगा, सॉइल का टेक्सचर बदल जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। कितने सारे कॉजेज हैं जो डेफोरेस्टेशन से हो रहे हैं। तो इसीलिए एक मेजर थ्रेट है हमारे लिए कि हम उस पर अभी ध्यान दें, डेफोरेस्टेशन को डिक्रीज करने की कोशिश करें। एंड द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस टू इनटू ग्राउंड, इन्फिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस्ड। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो डिक्रीज होती ही होती है, इसके अलावा जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है, इन्फिल्ट्रेशन रेट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये सॉइल है और यहाँ पर ऊपर से पानी आया, बारिश की फॉर्म में पानी गिरा यहाँ से, अब यहाँ ग्राउंड से पानी का अंदर समंदर तक जाना रिस रिस से, यानी जो ज़मीन के थ्रू पानी अंदर तक जाता है वो भी अब इतनी तेज़ी से यानी अंदर तक नहीं जा पाता, यानी इन्फिल्ट्रेशन रेट यहाँ से नीचे तक इन्फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाता है। और इन्फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होने की वजह से ही क्या होता है, फ्लड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पानी वहीं का वहीं जमा रहेगा तो अंदर नीचे जाएगा नहीं। तो इससे एक साथ दो कॉजेज हो रहे हैं, एक तो ये कि ग्राउंड पर ये पानी भागता रहेगा, नीचे नहीं जा रहा है, तो पहला कॉज तो ये करेगा कि फ्लड्स आने शुरू हो जाएंगे इसकी वजह से, जो पानी नीचे नहीं जा रहा है। दूसरा कॉज ये होगा कि वाटर का जो लेवल था नीचे वो डिक्रीज बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी अब अगर मान लीजिए पहले 50 मीटर पे पानी आ रहा था, तो अगर किसी एरिया में डेफोरेस्टेशन कर दिया तो ऑब्वियसली वो कम से कम 60 से 70 फीट पर पानी आएगा, यानी नीचे जो वाटर लेवल है उसका डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि वाटर का इन्फिल्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, और वाटर का इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो नीचे वाटर लेवल बढ़ता जाएगा। तो यही सब कॉजेज थे, इतने ज़्यादा कॉजेज हैं कि हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते डेफोरेस्टेशन से। नेक्स्ट टॉपिक है द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब अगला टॉपिक आता है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की बात करेंगे इस टॉपिक में। द बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ। अभी हम पहले देखेंगे कि बायोस्फीयर किसे कहा जाता है एंड देन मूव ऑन करेंगे। बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। तो बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट होता है अर्थ का जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, या फिर हम इसके वर्ड से ही देखें बायो स्फीयर, तो वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है। बायो मीन्स लाइफ एंड स्फीयर मीन्स स्फीयर यानी पार्ट ऑफ अर्थ। अर्थ क्या है, एक स्फीयर की फॉर्म में, तो अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उसे कहा जाता है बायोस्फीयर। एंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और द बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के अंदर रह रहे हैं, अर्थ पर रह रहे हैं,
तो उन सब की डाइवर्सिटी को, डिफरेंसेस को, जो एक अलग तरह का प्लांट्स है, दूसरा अलग तरह का प्लांट्स है, एक एनिमल दूसरे तरफ टाइप का है, दूसरा एनिमल दूसरे टाइप का है, तो ये जो वैरायटी पाई जा रही है एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जिस एरिया में वो रह रहे हैं अर्थ पर, इसी को कहा जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर का मतलब अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी यानी अलग अलग तरह की जो वेराइटीज़ लिविंग ऑर्गेनिम्स की रह रही हैं अर्थ पर, उन्हें कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग तरह की, डिफरेंसेस, तो यानी लिविंग फॉर्म में जो अलग अलग तरह के डिफरेंसेस किसी एरिया में पाए जा रहे हैं उसे बायोडाइवर्सिटी। एंड बायोस्फीयर पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। नेक्स्ट है इसके साथ ही द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटर रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट एंड ईच अदर। यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी एरिया में रह रहे हैं और उनका एक दूसरे से रिलेशन एंड एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन, यानी कोई किसी एरिया में प्लांट्स या एनिमल्स जो रह रहे हैं उनका एक दूसरे से रिलेशन, उनका एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन, इस सभी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग रिलेशन एक दूसरे से और एनवायरनमेंट के साथ हो जाता है। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसमें जो मेन चीज़ें थी वो सब हाईलाइट करके रख ली हैं, जिससे हमारा क्या होगा, जो टाइम है कम हो जाएगा और हम इसे वन शॉट में कंप्लीट कर पाएंगे, तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट छूटेगा नहीं है। नाउ द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज़ यूनिक। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि जो प्रोफेसर अहमद थे वो जा रहे थे और वहाँ पर रास्ते में जैसे जैसे पहुँचे हिमालयन पीक्स पर, पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व जाना चाह रहे थे ये लोग, पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व को सेलेक्ट किया, वहाँ पर जा रहे हैं फिर। तो ये प्रोफेसर बताते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में, वो एक यूनिक बायोडाइवर्सिटी है, यानी एकदम अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी है अगर बाकी प्लेसेस को देखा जाए तो। अब ये कह रहे हैं कि प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ अवर नेशनल हेरिटेज। ये कह रहे हैं कि ये जो एरियाज़ हमने बनाए हैं कुछ सेलेक्ट करके बायोस्फीयर रिजर्व की फॉर्म में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की फॉर्म में, नेशनल पार्क्स की फॉर्म में, तो ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो दे ही रहे हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल्स जो उस एरिया में रह रहे हैं उनको तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, इसके अलावा एक नेशनल हेरिटेज भी देते हैं, यानी एक सुंदरता वाला माहौल किसी भी नेशन के अंदर प्रोवाइड करते हैं, जिससे लोग वहाँ पर घूमने आते हैं और टूरिज्म भी कहीं ना कहीं इससे बढ़ता है, यानी लोग टूर करने के लिए इन जगहों पर जाते हैं घूमने के लिए। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट अवर flora and fauna and their habitat, protected areas called wildlife sanctuary, national parks and biosphere reserves have been demarcated। अब यहाँ पर दो वर्ड आए, फ्लोरा जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स एंड फोना का मतलब होता है एनिमल्स। फोना का मतलब होता है एनिमल्स। इन दोनों वर्ड्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो याद करने के लिए मैंने तो ऐसे ट्रिक बनाई थी कि फ्लोरा में एफ के बाद एल आ रहा है और प्लांट्स में पी के बाद एल आ रहा है, फोना में एफ के बाद ए आ रहा है और एनिमल में सबसे पहले ए आ रहा है। तो इन दोनों को इस तरह याद रख सकते हो, और अगर आपके वैसे ही याद हो रहा है तब और भी बढ़िया है। तो यहाँ पर कहने के जो फ्लोरा फोना है यानी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनको बचाने के लिए कुछ एरियाज़ हमने बना लिए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सबको हमने बना के रख लिया है। पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंसेस टू मेक देम देयर हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी डिस्टर्बेंसेस से, एंड देयर हैबिटेट को, उनके हैबिटेट को भी बचाने की कोशिश करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या हुआ, ऐसे एरियाज जहाँ पर हम एनिमल्स को और उनके एरियाज़ को, हैबिटेट को बचाने की कोशिश करते हैं। नेशनल पार्क क्या होते हैं, द नेशनल पार्क आर द एरियाज रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। यानी नेशनल पार्क एक ऐसे रिजर्व्ड एरियाज़ होते हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो है, यानी जो जंगली लाइफ है, यानी जंगली टाइप के प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, वाइल्ड टाइप के प्लांट्स या एनिमल्स जो भी हैं, वो फ्रीली यूज़ कर सकें अपने हैबिटेट को और नेचुरल रिसोर्सेज को, उन्हें कहा जाता है नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाता है। नेशनल पार्क्स जहाँ पर वाइल्ड लाइफ, यानी वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड प्लांट्स भी हो सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं,
उनको और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है और वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को पाते हैं। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक बड़े एरियाज होते हैं, लार्ज एरिया प्रोटेक्टेड लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ प्लांट एनिमल्स रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्रिबल्स लिविंग इन द एरियाज। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या होता है, ये बड़े बड़े एरियाज होते हैं पहली बात तो, एज कम्पेयर टू नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बायोस्फीयर रिजर्व में प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, और कुछ ट्राइबल्स यानी पुराने ज़माने के लोग जो भी वहाँ पर रह रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर जगह दी जाती है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम बायोस्फीयर रिजर्व को कंटिन्यू करने वाले हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरियाज मीन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब जैसे हम देख चुके हैं, इन सभी का जो एम था, बायोस्फीयर रिजर्व हो, नेशनल पार्क हो या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, इन सभी का जो एम था, एम यही था कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें, बायोडाइवर्सिटी को बचा सकें। एंड द बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ द प्लांट एनिमल्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन द एरिया। और बायोडाइवर्सिटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो वेराइटीज़, उनकी अलग अलग डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, उन सभी को, या फिर उनकी डिफरेंट फॉर्म्स जो पाई जा रही हैं, उन सभी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। तो हम बायोडाइवर्सिटी, जो अलग अलग तरह के प्लांट्स, एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, उन सबको बचाने की कोशिश करते हैं इन्हीं सब बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थ्रू। एंड द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प्स टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी इन कल्चर ऑफ दैट एरिया। और जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, ये क्या मदद करते हैं कि किसी भी एरिया के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश की जाती है किसी एरिया के अंदर। एंड बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बाकी प्रोटेक्टेड एरियाज भी हो सकते हैं। एंड द पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ द वन नेशनल पार्क। अब यही इसका एग्जांपल बता रहे हैं कि बायोस्फीयर जैसे बड़े एरियाज होते हैं, अब इनके अंदर कुछ सब पार्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या है, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जिनका नाम है बोरी एंड पचमरही। पचमरही और बोरी दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, और एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा, किसके अंदर, पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर इन्होंने फिगर दे दिया है पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व का। यहाँ पर पचमरही सेंचुरी है, पीपरिया है, पनपारी गेट है, पंचमरही, बोरी, धैनी, चूर्ना, बोरी सेंचुरी, यही सब यहाँ पर दिखाया है। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फोना। जैसे हम ऑलरेडी देख चुके थे, फ्लोरा भी और फोना भी मैंने बता दिया था आपको शॉर्ट में, और उसका यहाँ पर बाकी तो इन्होंने स्टोरी बता रखी है उनकी पहली बूझो की एंड प्रोफेसर की। बाकी जो मेन चीज़ है वो इसमें यही है। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, फोना का मतलब होता है एनिमल्स जो किसी एरिया के अंदर रह रहे हैं। द प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन एन पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फोना रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब जहाँ भी आ जाता है, तो मान लीजिए यहाँ पर पहले हमने स्टेटमेंट शुरू किया प्लांट से, तो यहाँ पर जो कहा प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा, यानी पहले क्या था, प्लांट्स हमने कहा, तो जो पहला वाला वर्ड होगा तो वो प्लांट्स के लिए हैं। फिर बाद में हमने यूज़ किया था एनिमल, और यहाँ पर क्या यूज़ किया बाद में, फोना। तो इसका मतलब पहले वाले के लिए फ्लोरा, दूसरे वाले के लिए फोना। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से, उसी ऑर्डर में मतलब। अब यहाँ पर कुछ इन्होंने एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। तो अगर कोई प्लांट्स है तो उसको किसके अंदर रखेंगे, फ्लोरा के अंदर। कोई एनिमल है तो उसे फोना के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट इसमें से कभी कभी डेफिनेशन ही आ जाती है, एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो उसकी मेन चीज़ें उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। द एंडेमिक स्पीशीज़ आर दोज स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। यानी प्लांट या एनिमल्स की ऐसी स्पीशीज़ जो किसी न किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहती हैं, उन्हें कहा जाता है एंडेमिक स्पीशीज़। एंड दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। और प्रकृति से वो कहीं भी किसी और जगह पर नहीं पाई जाती हैं, उन्हें कहा जाता है एंडेमिक स्पीशीज़। तो एंडेमिक स्पीशीज़ क्या, ऐसी स्पीशीज़ जो किसी एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जाती हैं और बाकी नेचुरली कहीं किसी और एरिया में नहीं पाई जाती हैं, उन्हें कहा जाता है एंडेमिक स्पीशीज़। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि मैंने सुना है कि कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो वैनिश यानी ख़त्म होने वाली हैं, क्या ये सच है? तो ये सच है, क्योंकि कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं। जैसे हमने एंडेमिक स्पीशीज़ देखा जो पार्टिकुलरली किसी एक एरिया के अंदर ही पाई जा रही हैं, बाकी किसी और एरिया में नहीं पाई जा रही हैं। तो यानी अगर वो उस एरिया से भी ख़त्म हो गई तो इसका मतलब वो स्पीशीज़
लुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इस दुनिया से, हमें फिर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर प्रोफेसर बता रहे हैं दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज एंड एंडेंजर देयर एक्सिस्टेंस। ये कह रहे हैं कि उनका हैबिटेट, जो भी प्लांट्स एनिमल्स या बायोडाइवर्सिटी रह रही है, उनका हैबिटेट हमारे द्वारा डिस्ट्रक्शन यानी खराब करने की वजह से क्या होता है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज एंड एंडेंजर देयर एक्जिस्टेंस। यानी जो भी एंडेमिक स्पीशीज रह रही थी, मान लीजिए किसी एक ही एरिया के अंदर कोई एक स्पीशीज रह रही थी, अब वहाँ पर क्या किया आपने, उसके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट, खराब करना शुरू कर दिया। अब उसको खराब करना शुरू कर दिया तो उससे क्या होगा, जो प्लांट्स यहाँ पर अकेले एक ही एरिया में रह रहे थे, अब वो वहाँ से भी खत्म हो जाएंगे और वहाँ से भी खत्म हो जाएंगे, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी लुप्त हो जाएगी वो प्रजाति, कोई भी स्पीशीज जो उस एरिया में रह रही थी। तो इसीलिए कहा जाता है तो एंडेमिक स्पीशीज़ को बचाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका मतलब वो एक ही जगह रह रही हैं और अगर वो वहाँ से भी खत्म हो गए तो फिर वो लुप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है स्पीशीज़ किसे कहते हैं। तो स्पीशीज़ का मतलब होता है ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो एक दूसरे के साथ ब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हों, उसे कहा जाता है क्या, स्पीशीज़। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, एक दूसरे के साथ ब्रीड कर सकते हो और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हो। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग and only with the members of their own species and not with the members of other species. Members of the species have common characteristics. यानी जो किसी एक स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं उनके पास कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है, और स्पीशीज सिर्फ उन्हीं एनिमल्स को कहा जाता है जो एक दूसरे के साथ ब्रीड कर सकते हो, यानी एक दूसरे के साथ सेक्सुअली इंटरब्रीड करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हो, यानी कहीं ना कहीं अपने जो छोटे बच्चों हैं उनको जन्म दे सकते हो, तो उसे कहा जाता है स्पीशीज। नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। अभी हमने क्या पढ़ा, बायोस्फीयर रिजर्व, अब हम देखने वाले हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब यहाँ पर प्रोफेसर बता रहे हैं जहाँ पर ये पहुँचे पंचमरही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, जहाँ पर लिखा हुआ था, तो यहाँ पर बता रहे हैं द किलिंग, जिसे पोचिंग भी कहा जाता है, और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस। यानी ऐसी जगहें जो भी ये वाइल्ड लाइफ की जगह होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, तो इन जगहों पर क्या होता है कि आप किलिंग नहीं कर सकते एनिमल्स की या प्लांट्स की, और कैप्चरिंग नहीं कर सकते एनिमल्स की, यानी किसी एरिया में अगर वाइल्ड लाइफ है तो पहली बात तो यहाँ पर क्या रह रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स। तो इन एरियाज़ में क्या होता है कि आप एनिमल्स को किल नहीं कर सकते, यानी उनकी पोचिंग नहीं कर सकते, और एनिमल को कैप्चर नहीं कर सकते, उनको बांध कर नहीं, यानी बंधक बनाकर नहीं रख सकते वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड सुइटेबल लाइक लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स, और जो जंगली एनिमल्स होते हैं उनको कुछ सुइटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं, यही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। He also tell them that the people living in the wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting and medicine। और कह रहे हैं इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने देती हैं, जैसे हम लाइव स्टॉक को ग्रेज कर सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, फायर वुड को कलेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हमको कहीं ना कहीं इनसे देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट है सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक headed duck, gharial, marsh crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have a unique landscape, broad level forest, mountain forest and bush lands in deltas of big rivers। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो थ्रेटेंड एनिमल्स होते हैं जैसे ब्लैक बक है, वाइट आइड बक है, एलिफेंट है, गोल्डन कैट है, पिंक हेडेड डक है, घड़ियाल है, मार्श क्रोकोडाइल है, पाइथन राइनोसोर्स हैं वगैरह, ये सब प्रोटेक्ट की जाती हैं और प्रिजर्व की जाती हैं कहाँ पर, लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर। एंड द इंडियन सेंचुरीज़ हैव यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, यानी जो इंडियन सेंचुरीज़ है उनके पास क्या होता है, एक यूनिक लैंडस्केप होता है, एक स्पेशलाइज्ड यूनिक लैंडस्केप उनके पास होता है। ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट होते हैं, यानी बड़े लेवल पर फॉरेस्ट होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, एंड बुश झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, और कुछ डेल्टा भी पाए जाते हैं। डेल्टा क्या होता है, जब किसी एरिया में मान लो दो रिवर आके मिलती हैं तो उसे कहा जाता है जहाँ पर बनता है डेल्टा।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि डिफरेंस क्या है जू में और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो जू की बात अगर की जाए तो जू में क्या होता है, अलग अलग तरह के प्लांट्स एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स वहाँ पर रह रहे होंगे। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी प्लांट्स भी होंगे कुछ एरिया पार्ट में और एनिमल्स भी वहाँ पर प्रोटेक्ट हो रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क जैसे ये यहाँ पर गए थे, तो यहाँ पर जो नेशनल पार्क हमने बात की थी, तो इसमें जो नेशनल पार्क था वो था सतपुरा नेशनल पार्क, और ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया के अंदर। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड द फाइनेस्ट इंडियन पीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। और इस फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी की जो टीक है वो पाई जाती है। एंड देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। और इंडिया की अगर बात की जाए तो 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट हैं। द रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द सतपुरा नेशनल पार्क। ये कहने सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर कुछ रॉक शेल्टर्स भी पाए जाते हैं। दीज एविडेंसेस आर एविडेंसेस ऑफ द प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स। अब ये कह रहे हैं ये किसके इंडिकेटिव हैं, यानी ये क्या बताते हैं। तो ये रॉक शेल्टर्स का मतलब क्या होता है, कुछ पत्थरों पे पेंटिंग वगैरह बनी होती है, तो इन्हें कहा जाता है रॉक शेल्टर्स। तो ये जो रॉक शेल्टर होते हैं ये इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ कैसे रह चुकी है, उन्होंने किस किस तरह से यहाँ पर जीवन गुजारा है वो दिखाती है। प्रिमिटिव जो पीपल वहाँ पर थे उनकी लाइफ को बताने की कोशिश की जाती है। एंड द रॉक पेंटिंग्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस शेल्टर। अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। और पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 55 रॉक शेल्टर पाए गए हैं। एंड द फिगर ऑफ द एनिमल्स एंड द मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग। और इन पेंटिंग में क्या है, एनिमल्स की पिक्चर बनी हुई है जो फाइट कर रहे हैं, मेंस की पिक्चर बनी हुई है जो फाइट कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके हाथ में है, इन सभी की पिक्चर बनी हुई है। और कुछ ट्राइबल्स यानी जो पुराने लोग वो अब भी इसके अंदर रहते हैं। नेक्स्ट आता है, जब ये बच्चे आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक जगह लिखा हुआ था सतपुरा टाइगर रिजर्व। तो अब जब लिखा हुआ था उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइगर्स को बचाने के लिए हमारी कंट्री में, क्योंकि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर रही थी। तो टाइगर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी जो कुछ भी टाइगर बचे हैं उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव था प्रोजेक्ट टाइगर का वो था टू इंश्योर एंड सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन कंट्री। किसी भी जो कंट्री है हमारे इंडिया, इसके अंदर हम टाइगर की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें, उनके सर्वाइवल एंड मेंटेन कर सकें उनको, यानी उनके जो कंसंट्रेशन थी, जो उनका नंबर था वो ज़्यादा डिक्रीज़ कर रहा था, ताकि वो ज़्यादा डिक्रीज़ ना करे, हम कहीं ना कहीं टाइगर्स को कंजर्व कर पाएँ, हम ये चाह रहे थे। आर टाइगर्स स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, आई होप आई कैन सी अ टाइगर। यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर अब भी एलिफेंट पाए जाते, टाइगर्स पाए जाते हैं। वो कहती हैं कि मैं शायद यहाँ पर देख पाऊँ। टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीशीज़ विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। कह रहे हैं टाइगर एक ऐसी स्पीशीज़ है जो हमारे फॉरेस्ट से डे बाई डे क्या हो रही है, डिसअपियर, ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि ये भी एक इंडेंजर स्पीशीज़ है और इसका भी मतलब ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। But the Satpura Tiger Reserve is a unique in the sense that the significant increase in the population of the tiger has been seen। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है यहाँ पर एक बात क्या पाई गई है कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो बढ़ती हुई पाई गई है, यानी यहाँ पर डिक्रीज नहीं है। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल लाइक लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज एंड बारहसिंगा वर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। ये कह रहे हैं एक समय पहले क्या था, यहाँ पर लायंस भी पाए जाते थे, एलिफेंट भी पाए जाते थे, बारहसिंगा, बफेलो, ये सब यहाँ पर भी पाई जाती थी। लेकिन अभी पर क्या है, यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन जो इनका नंबर है वो कम है। नेक्स्ट है द एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन इज ऑल्सो नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे एनिमल्स जिनके नंबर इतने कम है कि वो आने वाले समय में क्या कर सकती हैं, एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं, उन्हें एंडेंजर्ड एनिमल्स कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर
उनसे कंफ्यूज नहीं होना है एंडेमिक स्पीशीज से और एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज में और एंडेंजर्ड स्पीशीज में क्या फ़र्क है? एंडेमिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज जो किसी एक ही एरिया के अंदर पाई जा रही हो स्पेसिफिकली, और बाकी पूरी दुनिया में कहीं भी नेचुरली कहीं वो नहीं पाई जा रही है। और एंडेंजर्ड स्पीशीज या एनिमल्स का मतलब क्या होता है? एंडेंजर्ड एनिमल ऐसे एनिमल जो इन फ्यूचर यानी बहुत जल्दी ही एक्सटिंक्शन फेस कर सकते हैं, बहुत जल्दी ही ख़त्म हो सकते हैं, उन्हें कहा जाता है एंडेंजर्ड एनिमल। और जो सिर्फ एक एरिया के अंदर पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है एंडेमिक स्पीशीज। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है एनिमल्स हैव बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस। यहाँ पर कह रहे हैं द सर्वाइवल ऑफ सम ऑफ द एनिमल्स हैव बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। यानी कुछ एनिमल्स जो हैं उनका रहना क्या हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जो डिस्टर्बेंसेस नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर कर दिए हैं उसकी वजह से। द प्रोफेसर अहमद टेल्स दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क्स। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और द कलेक्टिंग फायरवुड एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर नॉट अलाउड। ये कह रहे इन्हीं सबको देखते हुए तो क्या किया गया है, जितने भी नेशनल पार्क हैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, और किसी भी आदमी को इसलिए अलाउ नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर वो पोचिंग करे या हंटिंग करे या फिर वो किसी एनिमल को कैप्चर नहीं कर सकता। इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं। अब ये जब आगे जाते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ बर्ड्स दिखती हैं। अब उन बर्ड्स के बारे में माधव जी पूछते हैं, बताते हैं, और प्रोफेसर अहमद उसके बारे में बताते हैं। तो ये कहते हैं कि जो जो बर्ड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बर्ड्स बेसिकली कैसी हैं? अभी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो एनिमल्स अलग अलग वहाँ पर हैं, कुछ स्नेक्स हैं, फ्रॉग्स हैं, लिजार्ड हैं, बैट्स हैं। तो ये कह रहे हैं ये एनिमल्स तो छोटे हैं, लेकिन छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इनका रोल नहीं है कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में। तो ये कह रहे हैं कि जो छोटे एनिमल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं फूड वेब में, फूड चेन में इन्वॉल्व होते हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन बी इग्नोर्ड। यानी छोटे एनिमल्स होने का मतलब ये नहीं है कि उनका रोल इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा कम हो। उनका जो रोल है एनवायरनमेंट के अंदर उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। यानी अगर हम ये सोचें कि उनके ख़त्म होने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो फूड चेन हमारी है, किसी एक को खाने से दूसरा चलता है, उसको खाकर कोई और चलता है। जैसे हम देखते हैं नहीं, फूड चेन हमने इसकी बात की थी 7th क्लास में। कोई यहाँ पर प्लांट था, प्लांट को खा लिया किसी गोट ने, अब गोट को कोई खाएगा मैन। तो इस तरह अगर हम देखें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे टिके हुए हैं। ऐसा तो नहीं है हम ये कहें कि प्लांट्स तो हम खाते नहीं हैं, तो प्लांट्स भी हम डायरेक्ट भी खाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो छोटे एनिमल्स भी हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। या मान लीजिए आप कहें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप कहें, उसका तो हमसे कुछ लेना देना है ही नहीं, तो वो कैसे पार्ट हो गए, वो कैसे हमें अफेक्ट कर सकते हैं? तो मान लीजिए अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, तो अगर मान लीजिए इस प्लांट की डेथ हो गई तो ये कन्वर्ट ही नहीं होगा, एनवायरनमेंट को और पोल्यूट करता रहेगा। तो इसी तरह फूड चेन या फूड वेब में चाहे छोटा हो या बड़ा एनिमल, उन सब का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए कोशिश की जाती है कि हर एनिमल जो भी इस दुनिया में है उसको बचाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फूड चेन या फूड वेब्स में इन्वॉल्व होता है, और जो भी फूड चेन चल रही है उसको अफेक्ट कर सकता है अगर वो ना हो तो। नेक्स्ट है एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ all the plant animals and the microorganisms in area along with the non-living components such as climate, soil and river deltas। अब ये इकोसिस्टम के बारे में बताने कि इकोसिस्टम किसे कहा जाता है। इकोसिस्टम कहा जाता है सभी प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी एरिया के अंदर पाए जा रहे हैं और उनका इंटरेक्शन नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ, जैसे क्लाइमेट, सॉइल, रिवर डेल्टा, इन सब के साथ जो एक दूसरे का रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का, प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इन सब का रिलेशन बाकी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ और एक दूसरे के साथ कहा जाता है इकोसिस्टम। ये भी याद रखना, आपको डायरेक्ट पूछ लेता है इकोसिस्टम किसे कहा जाता है। इकोसिस्टम इज composed of all plant, animal, microorganism found in a area and their relationship with environment। यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ उनका रिलेशनशिप भी देखा जाता है इकोसिस्टम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है रेड डेटा बुक। इसमें से डायरेक्ट कई बार पूछा जा चुका है कि रेड डेटा बुक क्या होती है और इसका यूज़ क्या है। छोटा सा टॉपिक है। द रेड डेटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट। रेड डेटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पूछा जा चुका है कि जो रेड डेटा बुक है वो किसके द्वारा
मेंटेन की जाती है। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू मेंटेन की जाती है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर रिकॉर्ड होता है सभी इंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट की स्पीशीज़ का, यानी जितनी भी इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ हैं उनका रिकॉर्ड कहाँ पर रहता है, रेड डाटा बुक के अंदर रहता है। जितनी भी प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ हैं उनका रिकॉर्ड रहता है कहाँ पर, रेड डाटा बुक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन। तो जैसे ये आगे जा रहे थे तो बर्ड्स वहाँ पर दिखाई दी थी, जो मैं पीछे बोला था वो यहाँ पर है। तो जो बर्ड्स वहाँ पर दिखाई दी तो उसके बारे में प्रोफेसर इनको बताते हैं कि जो बर्ड्स आप देख रहे हैं ये माइग्रेटरी बर्ड हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बर्ड, या माइग्रेशन का बेसिक मतलब जो होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसी तरह यहाँ पर भी है। तो माइग्रेटरी बर्ड ऐसी बर्ड होती हैं जो किसी और एरिया से यहाँ पर आई हुई हैं, यानी एक्चुअल में तो वो कहीं और रह रही थी लेकिन वो वहाँ से इस एरिया में आ गई हैं माइग्रेशन के थ्रू। और वो अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर आई, उन्हें कहा जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स। द माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज एंड दे फ्लाई फॉर लाइंग एग्स। तो कभी कभी क्या होता है वो अंडे देने के लिए भी फ्लाई करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। वेदर ऑन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड और इन हॉस्पिटेबल। तो कभी कभी ऐसा हो रहा है जहाँ पर वो रह रही हैं तो वो उनके लिए हॉस्पिटेबल नहीं है, यानी वो वहाँ पर रह नहीं सकते हैं या वो वहाँ पर अंडे नहीं देख सकते हैं। तो क्या करती हैं बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाती हैं। एंड द बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। और इन्हीं बर्ड्स को कहा जाता है माइग्रेटरी बर्ड जो अपने एनवायरनमेंट से किसी दूसरे एनवायरनमेंट में चली जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो यहाँ पर प्रोफेसर बता रहे हैं कि जो पेपर है कहीं ना कहीं किससे बन रहा है, वुड से बन रहा है, और वुड से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लांट्स को कट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स की कंसंट्रेशन है वो नंबर है वो डिक्रीज़ करता जा रहा है, जिसकी वजह से डेफोरेस्टेशन हो रहा है। तो यहाँ पर प्रोफेसर यही बता रहे हैं कि हमको प्लांट्स का जो जो पेपर है उसको कहीं ना कहीं बचाना चाहिए, और अगर हम पेपर को बचाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम प्लांट्स को भी बचा पाएंगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा तोड़ है जो हम डेफोरेस्टेशन को अपोज कर सकें, यानी डेफोरेस्टेशन को बचा सकें। तो डेफोरेस्टेशन को बचाने का, यानी प्लांट्स जो कट हो रहे हैं उनसे बचने के उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉजेज हो जाते हैं, तो उन सब से बचने का जो एकमात्र तरीका है वो है रेफोरेस्टेशन। रेफोरेस्टेशन का मतलब होता है दोबारा से फॉरेस्ट लगा देना किसी एरिया में। मान लीजिए कहीं पर प्लांट्स थे, आपने वहाँ पर प्लांट्स को कट कर लिया, वट एवर रीज़न, चाहे वहाँ पर कल्टीवेशन करना चाहते थे आप या फिर लकड़ी पाना चाहते थे। अगर आपने जो जिन जिन प्लांट्स को काटा है, जिन जिन स्पीशीज़ के प्लांट्स को काटा है, अगर उन्हीं प्लांट्स को आपने दोबारा लगा दिया तो इसका मतलब आपने उनको रिप्लेस कर दिया, तो कुछ दिन के बाद वो फिर से वही प्लांट बन जाएंगे जो आपने काटे थे। तो इसे कहा जाता है रिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन को कम करने का यही तरीका है कि आप प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। द रिफोरेस्टेशन इज अ रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड forest by planting new trees. The planted trees should generally be of the same species which have been found in that forest. यानी किसी एरिया से आपने जिस तरह के प्लांट्स को कट किया है उसी तरह के प्लांट्स आपको लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर रेफोरेस्टेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया, यानी प्लांट्स लगाना। तो अभी हम देखेंगे इसके कुछ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड थ्योरी इस चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी है।